डंडा है अगर एनआईए तुम्हारे पास, तो ये डंडा सही दिशा में अगर नहीं चलता है तो ये डंडा तुम्हें भी लगना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जितने यूपी में भी आतंकवादी मारे गए हैं, ये जो मर गए हैं, जैसे भी कह लो, ब्लेम गेम, इनका अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, हाउ डिड दे बिकम, वो इतने बड़े गुंडे स्वामी कैसे बन गए। उसे यही नहीं पता होता कि मैं रेडिकलाइज हो रहा हूं। वो बड़े ही सिंसियरली, बड़ी ही अच्छी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सभी लोगों को नवरात्र मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सभी देशवासियों को नवरात्रि और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ था, उससे जुड़े जो संदिग्ध थे आरोपी, उनको आज एनआईए ने धर दबोचा वेस्ट बंगाल से। अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाहजेब दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और ये दोनों जो आईएसआई शिवमोगा का जो ग्रुप है आईएसएस का, उससे जुड़े हुए हैं। और जो 2020 में ब्लास्ट हुआ था कर्नाटका में, उससे भी जुड़े हुए इनके तार है। सर, ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है एनआईए के लिए। लेकिन मैं आपसे सर ये डिस्कस करना चाहती हूँ, जो समझना चाहती हूँ वो ये कि जब इस तरह के टेरर जो हमले होते हैं, इन सबको किस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, किस तरह से स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स या कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि इस तरह के हमलों को और रोका जा सके। हर चीज को देखने के दो तरीके हैं। ग्लास में आधा पानी है, खाली है या भरा है। मुझे लगता है इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी में हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारा ग्लास अभी भी कितना खाली है, कितना भरा है नहीं। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बाकी सारी चीजों में आपको देख लेना चाहिए पानी कितना भरा हुआ है। बिकॉज वो जो भरा हुआ पार्ट है, प्रॉस्पेरिटी वाला पार्ट है, अच्छाई वाला पार्ट है, वो जब ही आप और ज्यादा भर पाएंगे जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा अपने सामने एक ये चैलेंज रखेंगी कि अभी हमने कुछ नहीं पाया है। अभी अभी आपने बोला कि हमने उन दो आदमियों को धर दबोचा है। इज इट अ अचीवमेंट? मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस के लिए अचीवमेंट है। मेरे लिए जब अचीवमेंट है जब इनके, बिकॉज ये तो सिर्फ दो लोग हैं, इनके सपोर्ट में कितने थे, कहां कहां से, किस किस जगह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट आया। और मैं पैसों का सपोर्ट बाहर का नहीं बोल रहा, वो तो है ही है, वो तो जल्दी पता भी चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इंटरनल। जिस गली में ये रहते थे, जिस गली से ये गुजरते थे, जिस तरीके से ये भागे हैं, उस भागने में किसने इनकी सपोर्ट करी है। इन्होंने खुद जाकर स्टेशन पर टिकट नहीं खरीदा होगा, क्योंकि वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। मेरे ज्यादा बड़े दुश्मन वो हैं, ये तो मोहरे हैं, ये पकड़े गए। यस, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अब हमें बाकी चीजें पता चलेंगी। लेकिन आपका अगर सवाल बिल्कुल फौजी तरीके से मैं टैकल करूं, तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस फोर्सेस का काम ही यही होता है कि कोई इंसिडेंस होने से पहले आप उसकी इंटेलिजेंस गैदर कर लें, उसको होने से रोक पाए। अगर आप इंटेलिजेंस सही समय पर पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, आर्मी को, जिसको भी देनी होती है, अगर आप दे पाए, तो वो लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब वो उसको ना होने दे। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि चलिए हम बोल दें कि दिल्ली में कोई अटैक होने वाला है, ये कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नहीं हुई। कौन करने वाला है, क्या एम हो सकता है, क्या वो ईद के आसपास करने वाला है, दैट मीन्स कोई अलग तरीके का फियादीन है, कोई अलग तरीके की चीज है। ये काम है इंटेलिजेंस का, उसकी उधेड़ बुन करना, उसको चीर फाड़ करके ये देख पाना कि अगर ये अटैक बेंगलोर में हुआ है तो क्यों हुआ है, वहीं क्यों, क्या वहां पर ज्यादा सपोर्ट है, या कोई सेंसेशन ऐसी क्रिएट होनी थी, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी ऐसी होनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस जर्नली डिसोन करती आई है कि आईएसआईएस का हमारे यहाँ अभी भी दबका नहीं है, डोमिनेशन नहीं है।
मुझे लगता है कि इसको हमें बहुत सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। जब हो जाएगा उसके बाद थोड़ी ना पता करना है। अगर जी। आज 10 आदमी आईएसआईएस के देश में हैं, 100 आदमी उसके साइलेंट सपोर्टर हैं, 110 को पकड़ना आसान हो जाएगा, या जब लाखों हो जाएंगे तब आप ढूंढना शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम इज वेरी डिफिकल्ट। आई 24 आवर्स 24 आवर्स, ना केवल जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे भी, हवा में, आकाश में, दूसरी कंट्री में, सब जगह आपको यह काम करना पड़ेगा। और तब कहीं जाकर आपने जो बोला है कि अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो सॉल्यूशन तभी ढूंढा जा सकता सर, इस तरह के जो माइंडसेट्स हैं या फिर हम रेडिकलाइज्ड माइंडसेट्स कहें टू बी प्रिसाइज, जो आईसिस के साथ जाके जुड़ जाते हैं, पीएफआई डॉक्यूमेंट 2024 की बात करें, इस तरह की जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जब हम देश को बहुत बदलते हुए तरक्की करते देख रहे हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन भी एक और काफी बढ़ रहा है। तो रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? चाहे है। एजेंसीज की बात करें या सरकार की बात करें। जब तक आप लोगों को, बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, ये कभी आप नहीं खत्म कर पाएंगे। एक्चुअली जो बेचारा रेडिकलाइज हो रहा है, उसे यही नहीं पता होता कि मैं रेडिकलाइज हो रहा हूं। वो बड़े ही सिंसियरली, सर, बड़ी आपकी ही बात अच्छी। करते हैं, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, माफी के साथ। बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बहुत हाईली एजुकेटेड, वो भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। उस केस में क्या फिर? यस यस, मैं इसी पर आने वाला था। वो जो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, मैंने उसका जो पार्ट शायद बोल नहीं पाया, वो ये था कि जो रेडिकलाइज हो रहा है उसे यही नहीं पता चल रहा कि मैं रेडिकलाइज हो रहा हूं। जब तक उसे पता चलता है, वो चीज उसके दिमाग पर इतनी ज्यादा बैठ जाती है। एक एग्जांपल अभी आपने बोला डॉक्टर, सपोज कर लीजिए वो 12 साल का बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा है, उसके पिछले 12 साल, उसके पिछले 12 साल रिलीजियस रेडिकलाइजेशन में इतना ज्यादा था कि उसे नहीं पता, बट वो रेडिकलाइजेशन उसकी साइलेंटली अंदर अंदर हो रही थी, उसको पढ़ने के लिए इंस्पायर किया जा रहा था। तुम अच्छा पढ़ो, बहुत बढ़िया, अच्छे डॉक्टर बनो। उसने वो भी अचीव कर लिया। नाउ सडनली ही रियलाइज्ड कि ही इज सो ग्रेटफुल कि यार, इन लोगों ने, जिन्होंने मुझे बनाया है, ये सही कह रहे हैं कि मेरा इस्लाम, मेरा सो एंड सो, मेरा आईएसआईएस, मेरा ये खतरे में है। अब उसके बियॉन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ही इज सो ग्रेटफुल। बचपन से अब तक उसका इसी तरह जो स्लीपर सेल वाला है, वो जिंदगी भर इतना ग्रेटफुल रहा है कि यार, मेरी बच्चों की मेरी शादी हो गई, मेरे घर वालों का पूरा जिम्मेवारी उठाई गई, वगैरह वगैरह वगैरह। ही सो ग्रेटफुल कि वो ये नहीं देख रहा कि इसके चक्कर में वो रेडिकलाइज हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला एजुकेशन। मैं कहता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम सारे मदरसों को यूपी में टेक ओवर कर कर अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, टीचर्स को अच्छी सैलरी देंगे, तो जायज बात है कुछ ठीक होगा। क्योंकि वो जो 4 मदरसा के अंदर मौलवी बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, जो भी अपने आप को वो कहें, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनको अगर सैलरी कहीं से आ रही है, उनकी जिंदगी जिस पैसे पे चल रही है, वो उसको एक विपरीत कैसे जाए? इट्स वेरी डिफिकल्ट। कहना आसान है, लेकिन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू आर सो ग्रेटफुल, आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, पैसे चाहिए, इलाज होना है, जिसने उस समय मदद करी वो आपका भगवान बन जाता है। और वहां से विदाउट रियलाइजिंग आप देखते हैं कि चीजें खराब होती चली जा रही। वो मौलाना एक्चुअली दिल से या जिंदगी में बचपन से शायद उसकी ये फितरत नहीं रही होगी कि मैं सारे बच्चों को गलत दिशा में लेकर जाऊंगा, नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल ही हैज टू प्रूव हिज वर्क कि हाँ जी, जिन लोगों ने उसको पैसा दिया है उस पर्टिकुलर मदरसे को चलाने के लिए, एक पर्टिकुलर स्टाइल में चलाने के लिए। ये वही वाली बात है, कॉन्वेंट स्कूल। आज से पहले आपको याद होगा, कॉन्वेंट स्कूल को हम ब्लेम करते थे कि ये ईसाई धर्म को अंदर ला रहे हैं, अगर आपको याद हो। देयर वर ऑब्जेक्शंस के नहीं, आप स्कूल की प्रेयर जो है वो आप हिंदुइज्म के साथ नहीं करेंगे, आप चर्च वाली पूरी कल्चर स्कूल में लेकर आएंगे। लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे। और वहीं पर हमने देखा कि वो टीचर्स को हम लोग अपने कंट्रोल में ले पाए, उस पढ़ाई को हम सीबीएसई में ला पाए, उस पढ़ाई को हम आईसीएसई में ला पाए। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि हमें ये जो है ना, एक अकेली जगह कि हम ये बोलते हैं नहीं मदरसा खराब है, नहीं,
मदरसा कैसे खराब है? पढ़ने की जगह है, लेकिन उसमें पढ़ाई करने का जरिया, उसका तरीका खराब आपने होने दिया है, उसको डिटीरियोरेट होने दिया है। सिमिलरली जो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स को सोसाइटी में आप जैसे लोग नहीं जगाएंगे तो वो जगेंगे कैसे? मैं आपको बड़ी सरप्राइजिंगली बात कर रहा हूं कि ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में मुझे अभी तक भी नहीं पता था। मैं अगर आज आपको बोलूं कि दिल्ली के अंदर कितनी सीटें बाहर की कंट्रीज में पढ़ने के लिए हैं, ना आप बता पाओगी ना मैं बता पाऊंगा। देयर आर 27 कंट्रीज जो हमारे देश के बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दे रहा है। 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर आर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम JNK कि वो बाहर आकर पढ़े। कितने लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं? कितने लोगों तक ये बात जा पा रही है? सो मुझे लगता है जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, पढ़ाई इज नॉट CD। पढ़ाई इससे आगे बढ़कर ये भी है कि आप जिंदगी कैसे करेंगे, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके हक क्या है। लड़िए आप हकों के लिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उस लड़ाई के लड़ने के तरीके को मैं आपसे आप बोलकर भी बात कर सकता हूं, तुम बोलकर भी बात कर सकता हूं, अबे ओए करके भी बात कर सकता हूं। जहां पढ़ाई लिखाई आ गई, अभी हमारा कल ही कहीं एक जगह ये हो रहा था कि नहीं, अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मैं कहा चलिए मेरे से बुलवाइए, क्या बुलवाना चाहते हैं, देखें यार एक बार ट्राई करते हैं। आप बोलते हैं व्हाट्सएप पर कुछ भी डाल दो तो पकड़ कर ले जाते हैं। मैं कहा ये लीजिए मेरा फोन डालिए, बताइए क्या डालना है, मैं डाल के देखता हूं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नहीं सर, आपको तो कोई कुछ कहेगा नहीं। अरे भाई क्यों कहेगा? सरकार के खिलाफ बोलना, ISIS के खिलाफ बोलना इज अलाउड, बट यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। मैं अगर एक किसी रिलीजन को लेकर इतने गलत शब्द कहने शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं किसी को हर्ट हो सकता है। सो सिमिलरली व्हेन आई एम ट्राइंग टू से एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्लास 1 2 3 12 नहीं है। एजुकेट इज आप, मैं, सोसाइटी, एनवायरमेंट, एवरीबडी इज एजुकेशन। हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लेकिन हम, ये तो हो गई समाज में एजुकेशन की अवेयरनेस की बात, लेकिन हम जो सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर रहे ओह थे यस, कि किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि हमें जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमें ग्लास आधा खाली है ऐसे सोचने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं फिर भी बहुत ज्यादा, काफी हद तक इस तरह की आतंकी घटनाओं को कंट्रोल किया है मोदी सरकार ने। लेकिन फिर भी जब इस तरह की चूक हो जाती है सुरक्षा में, कहाँ पे क्या कमी रह गई है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आज भी ISI जैसी और PFI और इस तरह की इस तरह के संगठन है, वो आज भी लोगों के जहन तक पहुंच पा रहे हैं? आप हर पर्टिकुलर एपिसोड को इवैल्यूएट करवा लीजिए, देख लीजिए, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुई थी पॉलिटिकल रीजन से, पॉलिटिकल संरक्षण से। अगर हो एक से एक, अभी ये जितने यूपी में भी आतंकवादी मारे गए हैं, ये जो मर गए हैं, जैसे भी कह लो, ब्लेम गेम, इनका अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, हाउ डिड दे बिकम, वो इतने बड़े गुंडे स्वामी कैसे बन गए? बाहुबली का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बाहुबली? बाहुबली इज ओनली पुराण काल का एक अच्छा शब्द था कि बाहुबली है। आज क्या है बाहुबली? बाहुबली का मतलब है डाकू है, चोर है, उल्टा आदमी है, गलत आदमी। लेकिन वो बाहुबली सो कॉल्ड पॉलिटिशियन में, किसी ने तो बोला मैं 7 बार हूं, किसी ने बोला मैं 4 बार हूं, किसी, ये कैसे बन गए? पॉलिटिकली बने। इट इज नॉट ओनली रिलीजन, ये गलत है धारणा हमारे यहाँ। अच्छे से अच्छा आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। ये भी एक अपने आप में ब्लेम है मेरा कि आप एक ही जगह पर बार बार बोलते रहे, तो थोड़े दिन बाद वो बंदा भी बोलता है कि चल यार मैं कर ही लेता हूं, जब मेरा नाम इतना खराब है। लेकिन जहां तक आपने सिक्योरिटी की बात करी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि इसका जो एक अकेला रामबाण है, दैट इज जीरो टॉलरेंस। चाहे वो कहीं किसी लेवल का हो, निकालिए उसे। अगर उसको रिमोटली भी किसी ने संरक्षण दिया था और वो कहीं कोई मिनिस्टर है, निकालिए उसको, मत छोड़िए। मत आइए इस प्रेशर में कि नहीं जी वो तो MLA साहब हैं, वो MLC साहब हैं, वो यहाँ के सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी के प्रधान हैं। ये प्रॉब्लम अगेन मेरे हिसाब से ओनली एंड ऑन, देखिए आप बताइए, यूपी में आप और मैं कर्ज करते थे कि पुलिस इनइफेक्टिव है,
आजकल आप और हम सब बोलते हैं कि यूपी की काया पलट गई। भाई कोई बाहर की कंट्री से तो आई नहीं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बंदे ने कह दिया कि दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन भाई साहब ठीक कर दूंगा तुम्हें अगर तुमने मेरी सोसाइटी को ठीक नहीं किया। ये वही पुलिस है जो काम कर रही। और आप इसमें ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें मुस्लिम नहीं है, इसमें ईसाई नहीं है, इसमें सिख नहीं है, इसमें सब है, सब काम कर रहे हैं। जो 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 जीरो टॉलरेंस है कि यस आपकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर ये आपको भी पता है, अगर एसएचओ साहब को एसपी ये कह देना कि एक्सीडेंट ना होने देना, नहीं तो तेरा लाइन हाजिर मैं कर दूंगा, उस जगह पर एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लीजिए मेरी बात, एसएचओ खुद खड़ा होगा क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे को पोस्टिंग मिल जाएगी और मैं बेकार कोई थर्ड क्लास जगह चला जाऊं। तो ही वांट्स टू बी वेरी क्लियर। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, मैं कह रहा हूं एनआईए की भी अकाउंटेबिलिटी, हमें एनआईए को क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए कि 10 अटैक अगर आपने बचा दिए तो ये 11वां अटैक क्यों नहीं बचाया गया। मैं उस अकाउंटेबिलिटी की बात, मॉरल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूं। हर एक जगह पर जहां पर भी, अब आप बताइए, आपने ठीक है 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये ब्लास्ट वाले लोग पकड़े। मैं कह रहा हूं इससे कनेक्टेड लोग का क्या हुआ, और क्या इन 120 दिन के अंदर हम किसी 4 उन हैपनिंग्स को रोक पाए जो शायद कोई और प्लान कर रहा था। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज मॉरल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो टॉलरेंस। डंडा है अगर एनआईए तुम्हारे पास, तो ये डंडा सही दिशा में अगर नहीं चलता है तो ये डंडा तुम्हें भी लगना चाहिए कि ये क्यों हुआ। सब खास तौर से मैं ये कह रही थी कि भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर रेडिकलाइजेशन काफी हद तक जड़ पकड़ चुका है। केरला की बात करें तो ऐसे में तो हमारी एजेंसीज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उनको किस तरह से कैसे उनको टैकल किया जाए, या फिर जो डी रेडिकलाइजेशन है वो कैसे करे। डी रेडिकलाइजेशन को लेकर कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है, कोई सेल बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, आपको लगता है सर? चाइना ने क्या किया डी रेडिकलाइजेशन के लिए? कंसंट्रेशन कुछ कठोर कदम उठाए। आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ वो अनप्लेजेंट कदम उठाए जो उनको ठीक लगते थे। जी। आपने आपने खुद ही कह दिया कि हमारे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां नहीं है। वहां पर अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि वो वेस्ट बंगाल में क्यों बढ़ा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। एज अ आर्मी ऑफिसर मेरे लिए कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे लिए गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम अगर चाहे गलत ऑपरेट करने जा रही थी वेस्ट बंगाल में, वो पिट के क्यों आएगी? किसने पीटा? वहां की पुलिस ने पीटा, उनको ऑपरेट नहीं करने दिया। मैं कहता हूं दोनों की गलती है, दोनों गवर्नमेंट्स की गलती है। या तो आपको कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए था। या साउथ इंडिया में ज्यादा क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन गवर्नमेंट की से नहीं है। आप बोलते हो मैं ये लॉ लाऊंगा, वो बोलता मैं इसका विपरीत लॉ लाऊंगा। आप देख रहे हैं हो रहा है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि वो जलीकट्टू नहीं होगा, उन्होंने करा लिया, बोला नहीं हमारा लॉ है। वहां पर वो एक होड़ जब लग जाती है ना पॉलिटिकल, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये पब्लिक के लिए अच्छा है कि नहीं, देश के लिए अच्छा है कि नहीं, स्टेट के लिए अच्छा है कि नहीं। उन्हें ये लगता है कि ये चीज मेरे को XYZ गवर्नमेंट, जिस पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है, मेरे को उसके खिलाफ काम करना है। एक बड़ा गलत एग्जांपल लूंगा क्योंकि गलत चीजें हम जल्दी जल्दी समझते हैं। ये जितना ऑपोजिशन का अलायंस है, काश वो मेरे लिए ये काम करता कि हम देश के लिए क्या करेंगे, इसलिए हमें गवर्नमेंट लानी है। वो पूरा का पूरा लगा हुआ है अलायंस एक चीज में, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ। एक सेकंड के लिए मोदी हटा भी दिया और गवर्नमेंट बीजेपी की आई तो फर्क क्या पड़ा? ये तो वही वाली बात हो गई कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, काम तो वही होना। तो फिर सेम थिंग, दिस इज रॉन्ग। हमारी जो पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है वो पर्सनली अगेंस्ट होती चली जा रही है। वो पब्लिक उसमें बह जा रही है। हर जगह आजकल बात चल रही है कि हेट हेट हेट। ओ भाई तुम हेट क्यों कर रहे हो?
क्या प्राइम मिनिस्टर आकर आपको रोजाना बोलता है कि यू शुड हेट XYZ, हिंदूज आप क्रिश्चियंस के साथ बात मत करो, क्रिश्चियन आप सिख के साथ बात मत करो, सिख आप मुस्लिम के साथ बात मत करो? बताइए आप, कितनों को फोन किया प्राइम मिनिस्टर ने ये बोलने के लिए? और अगर आपको किया और मुझे किया तो गलती किसकी? आपने सुना, आपने उसको इंप्लीमेंट किया। मेरे को भी सुना, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं कल गया सारे के सारे जहां जहां आपकी ईद का सेलिब्रेशन था, मैं पूरे दिन वहां रहा, अलग अलग जगहों पर। ये मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज हेट? एग्जैक्टली वो तो हमारे पूरे देश में हमेशा से एक साथ मिलकर त्योहार मनाते आए हैं, यही हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन जो So कहीं पे डिवाइड क्रिएट same goes for ISIS type of terrorism कि देश को एकजुट होना पड़ेगा इन सब के खिलाफ। आपको सपोर्ट नहीं करना सुरक्षा चाहिए। के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और जो इस तरह की रेडिकलाइज मानसिकता है उसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ एजेंसीज की नहीं, एजेंसीज का साथ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत अहम चर्चा है और उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल करे समाज भी और हमारी एजेंसीज भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।